Hello guys, welcome back to my channel. Today we are going to study the remaining topic, that is energy from different components. तो इसके पहले की वीडियो में हम लोग पढ़े थे क्रेब्स साइकिल के बारे में, ग्लाइकोलिसिस के बारे में, एटीसी साइकिल के बारे में और एरोबिक और एनएरोबिक के बारे में पढ़े थे। अब हम पढ़ेंगे कि ये जो एनर्जी फॉर्म हो रहा है पर डिफरेंट कंपोनेंट से कैसे फॉर्म होता है। मतलब हम लोगों ने देख लिया मोस्टली कि जो भी साइकिल हो रहे हैं जिससे भी एनर्जी फॉर्मेशन हो रहा है वो कार्बोहाइड्रेट से हो रहा है। तो और भी जो मॉलिक्यूल्स हैं उससे एनर्जी फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। अब सबसे पहला आता है कंपोनेंट्स में प्रोटीन। प्रोटीन जैसे आपको पता है कि प्रोटीन इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सेल्स। तो प्रोटीन जो होता है वो हर एक सेल का बिल्ड करता है। यहाँ तक कि किसी की हाइट कम होती है तो डॉक्टर रिकमेंड क्या करते हैं, कॉम्प्लेन पी लो। अब कॉम्प्लेन पी लो या तो बोलेगा दूध पियो। तो दूध पीने क्यों बोलता है, क्योंकि दूध में होता है प्रोटीन और प्रोटीन क्या करता है, सेल्स को रीजनरेट करने में, सेल्स को बिल्ड करने में हेल्प करता है। तो प्रोटीन बहुत एसेंशियल होता है बॉडी ग्रोथ के लिए। तो प्रोटीन का पहले एनर्जी फॉर्मेशन कैसे होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट से कितना था 4 किलो कैलोरी पर ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। मतलब हर एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स में 4 किलो कैलोरी फॉर्मेशन एनर्जी का हो रहा था। अब प्रोटीन में भी सिमिलर है कि प्रोटीन में भी 4 किलो कैलोरी पर प्रोटीन बनता है। मतलब 4 किलो कैलोरी एनर्जी बनता है हर एक ग्राम प्रोटीन में, ठीक है। प्रोटीन का एनर्जी की बात हो गई। और जैसे कि बताया था मैंने कि प्रोटीन जो होता है अमीनो एसिड के मॉलिक्यूल्स में ब्रेक होता है, क्योंकि प्रोटीन होता है मैक्रो मॉलिक्यूल। क्योंकि प्रोटीन के पास कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 20 अमीनो एसिड्स के मॉलिक्यूल होते हैं। 10 एसेंशियल होते हैं और 10 नॉन एसेंशियल होते हैं, ठीक है। तो जो भी प्रोटीन का मॉलिक्यूल होगा वो ब्रेक होगा अमीनो एसिड्स में। और अमीनो एसिड्स क्या करता है, सेल्स का फॉर्मेशन करता है, सेल ग्रोथ करता है। तो उसके कुछ कुछ पार्ट्स है जो वो फॉर्म करता है, जैसे कि अमीनो एसिड्स बोन्स का फॉर्मेशन करता है, जिसका हम लोग बोलते हैं ओसिन। ओसिन एक प्रोटीन है जो बोन्स को फॉर्म करने में हेल्प करता है, ठीक है। और अमीनो एसिड का दूसरा काम क्या है, स्किन फॉर्मेशन। मतलब क्या है, स्किन का जो कलर होता है मेलानिन, ये है मेलानिन। इसको बोलते हैं मेलानिन। मतलब अमीनो एसिड क्या करेगा, स्किन में जो कलर होता है ब्लैक, वाइट, जो भी हम लोग कलर फॉर्मेशन होता है वो मेलानिन के थ्रू होता है। और मेलानिन किससे फॉर्म होता है, अमीनो एसिड से। दूसरा केराटिन। अभी स्किन में बाल भी आते हैं और बाल का कलर कौन डिसाइड करता है, केराटिन। जिसके पास केराटिन ज़्यादा होगा उसका बाल ब्लैक होगा, जिसके पास केराटिन कम होगा उसके बाल कैसे होंगे, वाइट, ठीक है। तो स्किन का कलर भी कौन डिसाइड करता है, अमीनो एसिड्स। अब आता है ब्लड का। तो अमीनो एसिड ब्लड में फॉर्मेशन क्या करता है, हीमोग्लोबिन और एंटीबॉडीज। अभी एंटीबॉडीज क्यों फॉर्म करते हैं, क्योंकि हम लोग को जब माइक्रोब्स होते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उससे फाइट करने में, उससे लड़ने में एंटीबॉडीज हेल्प करता है। और वो किससे बनता है, अमीनो एसिड से। और हीमोग्लोबिन, अभी किसने सुना होगा, एनीमिया। एनीमिया में क्या होता है, हीमोग्लोबिन का लैक हो जाता है, मतलब हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। तो इससे क्या होता है, एनीमिया का डिजीज होता है। तो ब्लड में हीमोग्लोबिन कौन बनाता है, अमीनो एसिड्स। अगर अमीनो एसिड्स कम हो गए तो हीमोग्लोबिन भी नहीं बनेगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन बनता किससे है, अमीनो एसिड से। अब तो तीसरा बन गया ब्लड। अब चौथा किससे, वो चौथा क्या है, मसल्स। मसल्स भी बनते हैं अमीनो एसिड्स के। मतलब मसल्स के कुछ पार्ट हैं, जैसे कुछ पार्ट प्रोटीन है जिससे बनता है अमीनो एसिड से। तो मसल में ऐसा कौन सा पार्ट है जो अमीनो एसिड से बनता है, वो है एक्टिन और मायोसिन। तो एक्टिन और मायोसिन ऐसा प्रोटीन है, फ्लेक्सिबल प्रोटीन, जो अमीनो एसिड से बनता है। तो एक्टिन और मायोसिन आपने बाद में पढ़ोगे या फिर पढ़े थे कि ये नर्व्स में होता है, टिश्यूज में होता है, ठीक है। अब अमीनो एसिड से हार्मोन से कुछ बनते हैं, कुछ हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड पे होता है। अभी पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है, अभी पिट्यूटरी ग्लैंड जो सबसे इम्पोर्टेंट ग्लैंड होता है, इसमें 8 से 9 हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ठीक है। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे होता है, ब्रेन में, ठीक है। तो ब्रेन में जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है उसमें
कुछ हार्मोन, या बहुत सारे हार्मोन किससे बनते हैं? अमीनो एसिड से। पर एक बात पॉइंट याद रख लो कि प्रोटीन बॉडी में स्टोर नहीं होता, कार्बोहाइड्रेट स्टोर हो जाएगा ग्लाइकोजन के फॉर्म में। लिपिड्स जो फैटी एसिड्स है वो स्टोर हो जाएगा एडिपोज टिश्यू में, मतलब सब कुछ स्टोर हो जाएगा। पर प्रोटीन ही ऐसा शख्स होता है, प्रोटीन ऐसा कंपोनेंट होता है जो स्टोर नहीं होता, ये डायरेक्ट बाहर निकल जाता है। अगर एक्सेस में हुआ, मतलब प्रोटीन समझो अपने बॉडी में एक्सेस में हो गया, तो वो किसके फॉर्म में निकलेगा? यूरिन के फॉर्म में। तो अगर देखेंगे ना, यूरिन में वाटर होता है और अमीनो एसिड होता है, और अमीनो एसिड एसिडिक होता है, तो वो अपने बॉडी में स्टोर नहीं होता। इसलिए अगर किसी ने पूछा कि ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो स्टोर नहीं होता, तो आपका जवाब क्या होगा? अमीनो एसिड, या फिर बोल सकते हो प्रोटीन। ठीक है। अब जो लास्ट है जो अमीनो एसिड के जरिए बनता है वो है पैनक्रियास का इंसुलिन और ट्रिप्सिन। तो इंसुलिन और ट्रिप्सिन ऐसा हार्मोन है जो अमीनो एसिड से बनता है। अभी इंसुलिन क्या हेल्प करता है? ग्लूकोज का लेवल कंट्रोल करता है, और ट्रिप्सिन भी ऐसा हार्मोन है। ठीक है। तो ये दो पैनक्रियास में जो हार्मोन्स बनते हैं वो भी अमीनो एसिड्स के जरिए बनते हैं। ठीक है। अब ये बात होगी प्रोटीन की। अब आते हैं लिपिड्स की। अब लिपिड्स में क्या होता है? लिपिड्स सिंपली जब ब्रेक करते तो क्या मिलता है? फैटी एसिड्स और अल्कोहल। फैटी एसिड्स और अल्कोहल जोड़ के क्या बनता है? लिपिड्स। अभी आप सोच रहे होंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स मेन सोर्स है, प्रोटीन भी अच्छा सोर्स है, सेल्स को बिल्ड करता है, फिर भी जो लोग का एनर्जी का रिलीजिंग होता है, जो एनर्जी फॉर्म करते हैं लोग, वो कम होता है। पर यहाँ पे लिपिड्स में 9 किलो कैलोरी पर ग्राम ऑफ लिपिड्स बनता है, मतलब पर ग्राम में 9 किलो कैलोरी का एनर्जी फॉर्मेशन होता है। मतलब लिपिड्स में बहुत ज़्यादा एनर्जी होता है, पर ये जो लिपिड्स होता है वो जल्दी एनर्जी फॉर्म नहीं करता है, क्योंकि लिपिड्स को एनर्जी का फॉर्मेशन करने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए। अब फैटी एसिड जो होते हैं वो क्या बनाते हैं? फैटी एसिड मोस्टली क्या बनाते हैं? फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड ऐसा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में काम आता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ पे होता है? सेल्स में। ठीक है। तो सेल्स में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो फॉस्फोलिपिड्स होता है वो कौन बनाता है? फैटी एसिड्स। ठीक है। अब फैटी एसिड कुछ हार्मोन्स में रिलीज करता है। फैटी एसिड्स कुछ हार्मोन पे भी होता है, जैसे कि प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन और एल्डोस्टेरोन। तो इसमें जो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, मतलब प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन जो है हार्मोन, वो फीमेल्स के लिए होता है। ठीक है। और जो एल्डोस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन है ना, एल्डोस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन, ये मेल हार्मोन है। मतलब फीमेल में जो फैटी एसिड होगा वो क्या बनाएगा? प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। और जो मेल्स में फैटी एसिड क्या बनाएगा? टेस्टोस्टेरोन और एल्डोस्टेरोन। ठीक है। ये दो हार्मोन बनाएगा। अब फैटी एसिड का एक और काम होता है, नर्व सेल का जो एक्सॉन होता है उसको कवर करने में। मतलब नर्व सेल जो होते हैं उन्हें प्रोटेक्शन चाहिए रहता है, तो उसको कवर करने का भी काम कौन करता है? फैटी एसिड्स। अभी हम लोग पढ़े थे प्रोटीन के बारे में और लिपिड्स के बारे में। अब हम पढ़ेंगे विटामिन के बारे में और फाइबर्स के बारे में। अब विटामिन क्या होता है? विटामिन एक हाइड्रोजीनस कंपाउंड होता है। हाइड्रोजीनस मतलब क्या होता है? ये किसी एक मॉलिक्यूल से जुड़ के नहीं बना है, ये कई मॉलिक्यूल्स के जुड़ के बना है। ठीक है। जैसे प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन अमीनो एसिड से ही बनता है। लिपिड्स क्या होता है? फैटी एसिड और अल्कोहल से ही बनेगा। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है? ग्लूकोज से ही बनेगा। पर विटामिन ऐसा नहीं होता है। विटामिन हाइड्रोजीनस कंपाउंड होता है, और ये बहुत ज़रूरी होता है कुछ भी लाइफ प्रोसेस करने के लिए अपने बॉडी में। मतलब ग्लाइकोलाइसिस में हेल्प करेगा, टीसीए साइकिल में हेल्प करेगा, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, सब में वो हेल्प करेगा। एसेंशियल होता है, ज़रूरी होता है। ठीक है। अब विटामिन के 6 टाइप्स होते हैं, जैसे कि ए, बी, सी, डी, ई एंड के। ये 6 टाइप के विटामिन क्या होते हैं? विटामिन के मतलब 6 टाइप के होते हैं। और ये जो विटामिन होते हैं इसमें बी और सी वाटर सॉल्युबल होते हैं। अब सॉल्युबल क्या होता है? सॉल्युबल का मतलब होता है डिसॉल्व होना। ठीक है। तो ये जो बी और सी होते हैं विटामिन, ये सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स में डिसॉल्व होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स में सॉल्युबल होते हैं। पर जो ए,
डी, ई और के होते हैं, ये फैट सॉल्युबल होते हैं, ये सिर्फ फैट में सॉल्युबल होते हैं, मतलब यहाँ पे फैट में ही डिजॉल्व होते हैं। अब इसमें हम लोग पढ़े थे NADH2 और FADH2 जो ग्लाइकोलाइसिस क्रेब्स साइकिल में काम आ रहा था, जो एसेंशियल चीज़ था, एंजाइम था जो ATP का फॉर्मेशन कर रहा था, वो इटसेल्फ किसकी मदद से बने थे? विटामिन के। जैसे कि हम लोग ABCD बोल लेते हैं तो ये कॉमन वर्ड है, साइंटिफिकली सबका एक नेम है, ठीक है। तो जैसे कि विटामिन B2 है उसको हम लोग राइबोफ्लेविन बोलते हैं, राइबोफ्लेविन, और ये किसका फॉर्मेशन करता है? FADH2 का। FADH2 में नाम क्या है? फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, मतलब ये जो फ्लेविन होता है विटामिन B2 का मॉलिक्यूल, ये ऐड होता है और फॉर्म करता है FADH2। और जो विटामिन B5 होता है, विटामिन B5 मतलब विटामिन B के भी बहुत सारे टाइप होते हैं, B1 2 3 4 5 6 ऐसे विटामिन B के भी टाइप्स होते हैं। तो उस टाइप्स में विटामिन B5 जो होता है निकोटिनामाइड, वो हेल्प करता है NADH2 का फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो इनडायरेक्टली किस में हेल्प कर रहा है? ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल में प्रोसेस करने में हेल्प कर रहा है, तो ये हुआ ना एसेंशियल। अब इसमें कुछ मेंशन किया गया है कि अपने बॉडी में 70% वाटर होता है, हर एक सेल्स में 70% वाटर प्रेजेंट होता है, मतलब वाटर्स के बारे में बताया गया कि वाटर एक एसेंशियल कंपोनेंट है अपने बॉडी में, मतलब वाटर नहीं रहा तो हम लोग का जो लाइफ है उसको जीना मुश्किल होता है। यहाँ तक कि सिर्फ एनिमल्स में नहीं, प्लांट्स में वाटर बहुत एसेंशियल कंपोनेंट है, ठीक है। अब बात है फाइबर्स पे। तो फाइबर्स बेसिकली प्रोटीन होते हैं, ऐसा प्रोटीन जो खुद डाइजेस्ट नहीं होते पर ये हेल्प करता है डाइजेशन में। तो फाइबर का बेसिक फंक्शन क्या है कि फाइबर हेल्प इन डाइजेशन ऑफ अदर सब्सटेंसेस, मतलब ऐसा सब्सटेंस जो डाइजेस्ट खुद से नहीं हो पाता, जो एक हार्ड मॉलिक्यूल होता है जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, ये फाइबर्स क्या करते हैं? उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। और डाइजेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड सब्सटेंस, मतलब ऐसा मटेरियल जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, जैसे कि या कुछ भी ऐसा मटेरियल फूड प्रोडक्ट हो गया जो आधा डाइजेस्ट हो गया, और कुछ चीज़ ऐसा होगा जो डाइजेस्ट नहीं होते, तो उसको बाहर निकालने में हेल्प कौन करता है? फाइबर, ठीक है। इंजेक्शन का मतलब क्या होता है? बाहर निकालना, डिस्चार्ज करना, ठीक है। तो फाइबर क्या करता है? डाइजेशन में हेल्प करता है और इंजेक्शन में भी हेल्प करता है, ठीक है। तो फाइबर का ये फंक्शन है। अब फाइबर खुद तो डिजॉल्व नहीं, खुद डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? मतलब अगर फाइबर हम लोग चाहिए रहेगा तो हमें कहाँ मिल सकता है? तो यह मिलता है लीफी वेजिटेबल्स में, सीरियल्स में और कई चीज़ों में, मतलब ना साग सब्जी खाया करो, तंदुरुस्त रहोगे, ठीक है, क्योंकि फाइबर्स मिलता है इससे। और फाइबर क्या करता है? डाइजेशन में हेल्प करता है, और डाइजेशन में हेल्प कर दिया मतलब क्या है? वो एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है, और इससे क्या होगा? अपना बॉडी स्वस्थ। लास्ट टॉपिक इज सेल डिवीजन। ये चैप्टर में लास्ट टॉपिक है सेल डिवीजन का, और ये सेल डिवीजन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एसेंशियल होता है लाइफ प्रोसेस में। ये हर एक ऑर्गेनिज्म में एक एसेंशियल रोल अदा करता है, क्योंकि अगर सेल डिवीजन नहीं रहेगा तो जो ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो सेल होता है सबका एक लाइफ स्पैन होता है, मतलब सबकी एक उम्र होती है, ठीक है। उस उम्र के बाद वो सेल क्या होता है? डेड हो जाता है, मर जाता है, ठीक है। तो अगर न्यू सेल डिवाइड नहीं होगा, न्यू ऑर्गेनिज्म नहीं बनेगा, तो अगर वो ऑर्गेनिज्म जो भी है वो डेड जाहिर से बात हो जाएगा, मर जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली सेल डिवीजन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है हमारे बॉडी में। और सेल डिवीजन जो होता है इसके दो टाइप्स होते हैं, पहला होता है माइटोसिस और सेकंड होता है मियोसिस। और जो माइटोसिस होता है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये प्रोसेस कहाँ कहाँ होता है? तो माइटोसिस बेसिकली होता है सोमैटिक सेल्स में और स्टेम सेल्स में। तो जब बेबी बॉर्न होता है, जब बेबी पेट में होता है, अट्रस में होता है, तब स्टेम सेल्स पाया जाता है। तो तब क्या होता है? माइटोसिस के जरिए अपना बॉडी का डेवलपमेंट होता है। तो बॉर्न पैदा होने से पहले की बात है, पैदा होने के बाद अपने बॉडी में फिर क्या हो जाता है? सोमैटिक सेल का फॉर्मेशन होता है। मतलब जो अपना 90% जो बॉडी है, 98% जो बॉडी है, उसमें सोमैटिक सेल पाया जाता है, और सोमैटिक सेल में माइटोटिक डिवीजन होता है, ठीक है। तो ये मियोसिस कहाँ होता है?
तो मियोसिस बेसिकली जर्म सेल्स में होते हैं, ठीक है। और जर्म सेल्स कहाँ पाया जाता है? जर्म सेल्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में पाया जाता है और ये फॉर्मेशन क्या करता है? स्पर्म का और ओवम का, ठीक है। मेल में स्पर्म का फॉर्मेशन करेगा और फीमेल में ओवम का फॉर्मेशन, ठीक है। अब हम लोग जान तो लिया कि माइटोसिस और मियोसिस कहाँ कहाँ पाया जाता है, पर माइटोसिस और मियोसिस करता क्या है? तो बेसिकली सेल डिवीजन कैसा होता है? दो एन क्रोमोसोम होते हैं। अब क्रोमोसोम इंसान में कितने होते हैं? 46। ह्यूमन्स में 46 क्रोमोसोम होते हैं और 46 में दो दो पैर बनते हैं। तो टोटल कितने बनेंगे? 23। 46 को डिवाइड बाय 2 करें तो कितने होते हैं? 23। और 23 जो पेयर होते हैं, जोड़ी में होते हैं क्रोमोसोम, उसका डिवीजन होता है। हर एक सेल में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। तो उसका डिवीजन जब होता है माइटोसिस में तो इक्वली डिवाइड होता है। मतलब जब एक सेल से दो सेल्स बनते हैं तब माइटोसिस में क्या होता है? दोनों के पास इक्वल ऑर्गेनिल्स हो गए, इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहेंगे, ठीक है। तो इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहेगा तो मतलब क्या है? 2n, मतलब डिप्लॉयड। डिप्लॉयड एक टर्म होता है जो हमेशा सेल डिवीजन में काम होता है, इसको याद रखना, ठीक है। जो क्रोमोसोम होता है डिवाइड होता है माइटोसिस में 2n में और फॉर्म करता है 2n + 2n डिप्लॉयड सेल्स, ठीक है। दोनों ही इक्वली डिवाइड होगा, ठीक है। अब मियोसिस में क्या होता है? मियोसिस में क्रोमोसोम जो 2n होते हैं वो डिवाइड होकर n बन जाते हैं। तो 4n सेल्स बनेंगे, 4n क्रोमोसोम के सेल बनेंगे, ठीक है। तो जब क्रोमोसोम डिवाइड होकर हाफ हो जाता है इसको हम लोग बोलते हैं हैप्लॉइड, ठीक है। मान लो ये सेल है, इसका 2n है, ये भी सेल है, इसका 2n है। फिर फर्दर डिवाइड होता है और बनता है 4n, ठीक है। तो मियोसिस में क्या होता है? पहले 2n सेल्स बनेंगे, फिर वो फर्दर डिवाइड होके और बनेंगे 4n सेल्स, 4 सेल्स बन जाएंगे, ठीक है। तो अगर किसी ने पूछा कि माइटोसिस में कितना सेल फॉर्मेशन होता है तो क्या बनेंगे? 2, 1 से 2 बनेगा। और मियोसिस में कितना बनेगा? 4 सेल, 4 हैप्लॉइड सेल, ठीक है। मतलब माइटोसिस में 2 डिप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन होगा। अब हम पढ़ेंगे माइटोसिस के बारे में, माइटोसिस का डिटेल इन्फॉर्मेशन कि माइटोसिस एग्जैक्टली होता क्या है, ठीक है। अब इतना पता है कि माइटोसिस क्या होता है? सोमैटिक सेल का डिवीजन, ठीक है। सोमैटिक सेल में डिवीजन करता है और क्या फॉर्म करता है? 2 डॉटर न्यूक्लियस, 2 डॉटर सेल्स, ठीक है। अब जो माइटोसिस है वो 2 स्टेजेस में कंप्लीट होता है। पहला होता है कैरियोकाइनेसिस, मतलब न्यूक्लियस डिवीजन, मतलब न्यूक्लियस का पहले डिवीजन होगा। जाहिर सी बात है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है और क्रोमोसोम क्या करता है? हेरिडिटी कैरेक्टर्स पास आउट करता है, ठीक है। और हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि हेरिडिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल करता है अपने बॉडी में, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा? कैरियोकाइनेसिस, मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। और सेकेंड क्या होगा? साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मतलब क्या है? साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। मतलब अगर न्यूक्लियस का हो गया तो बाकी भी जो सेल ऑर्गेनेल्स है जो साइटोप्लाज्म में है उसका भी डिवीजन होगा, ठीक है। तो पहला क्या हो गया? कैरियोकाइनेसिस, और दूसरा क्या हो गया? साइटोकाइनेसिस। अब कैरियोकाइनेसिस जो होता है वो स्टेज होता है 4 पार्ट्स में कंप्लीट। अब जो 4 पार्ट्स है वो क्या है? पहला है प्रोफेज। प्रोफेज ही 2 टाइप के होते हैं, एक होता है इनिशियल प्रोफेज और एक होता है लेट प्रोफेज। वो अभी हम नहीं पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे प्रोफेज, फिर होगा मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टेलोफेज। तो ये जो फेजेस है ये कैरियोकाइनेसिस के 4 टाइप्स हैं। अब हम पहले पढ़ेंगे कि व्हाट इज प्रोफेज। तो ये ऐसा स्टेज है जहाँ पे क्रोमोसोम कंडेंस होते हैं। कंडेंस का मतलब क्या होता है? वो मोटे होने लगते हैं, जुड़ने लगते हैं, ठीक है। अभी पहले क्रोमोसोम कैसे थे? जब पहले माइटोसिस कैसा होता है? छोटा सा स्टेप है, ठीक है। उससे पहले एस फेज होता है, जी फेज होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेट करता है, तो इसमें बहुत सारे क्रोमोसोम कचरे की तरह पड़े रहते हैं। तो वो सब क्या होता है? कंडेंस होने लगते हैं, आपस में मिलने लगते हैं और क्या बनाते हैं? क्रोमैटिड्स, ठीक है। अब प्रोफेज में कंडेंसेशन तो हो गया, तो ये क्या बनेंगे? 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स, मतलब
क्रोमेटिड्स ज्वाइंट रखे। और आपको पता है कि क्रोमोसोम 2 होते हैं, तो 2 क्रोमोसोम किससे जुड़ते हैं? सेंट्रोमियर से, छोटा सर्कल टाइप का होता है, उसमें ज्वाइंट होते हैं, ठीक है। तो 2 सेंट्रोमियर अगर जुड़ जाएंगे तो क्या बनाएंगे? सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो अगर एक सिस्टर क्रोमेटिड दूसरे सिस्टर क्रोमेटिड से ज्वाइंट हो गया तो क्या बन गया? 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स, ठीक है। तो प्रोफेज में क्या होता है? सेंट्रोमियर के हेल्प से 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स बनते हैं। और प्रोफेज में और क्या होता है? सेंट्रियोल्स का फॉर्मेशन होता है और वो डुप्लीकेट करता है 2 में, और 2 डुप्लीकेट करने के बाद वो अपोजिट पोल में चले जाते हैं। मतलब सेल्स का जो नॉर्थ पोल है जो साउथ पोल है, दोनों में सेंट्रियोल्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब सेंट्रियोल्स बढ़ने के बाद इसमें मेंशन नहीं किया है कि सेंट्रियोल्स के बढ़ने के बाद वो दोनों क्या करेंगे? दोनों से क्या मतलब बनाएंगे स्पिंडल फाइबर्स को, जिससे क्या होगा? क्रोमोसोम का अलाइनमेंट होगा, ठीक है। तो सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट करके अपोजिट में चले गए। तो इसमें मेनली क्या होता है? प्रोफेज में सबसे मेन पॉइंट जो न्यूक्लियस होता है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस, मतलब न्यूक्लियस के अंदर भी एक हार्ट होता है, उसका नाम न्यूक्लियोलस बोलते हैं, हार्ट टाइप, ठीक है। दिखता हार्ट तो नहीं होता है पर वो एक इम्पॉर्टेंट एसेंशियल कंपोनेंट होता है न्यूक्लियस का। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस स्टार्ट होता है डिसअपियर होने, मतलब डिसअपियर होने लगते हैं प्रोफेज में, ठीक है। तो प्रोफेज में क्या क्या होता है? पहले कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम होता है, दूसरा क्या होता है? सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट होते हैं और कहाँ जाते हैं? अपोजिट डायरेक्शन में। तीसरा क्या होता है कि क्रोमोसोम ज्वाइंट होके क्या बनाते हैं? 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स, ठीक है। और चौथा क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और जो न्यूक्लियोलस होता है वो डिसअपियर होने लगता है। अब हमने प्रोफेज देख लिया, अब देखते हैं मेटाफेज में क्या होता है। तो मेटाफेज में क्या होता है? जो भी मेटाफेज का हम लोग बोलते हैं मिडवे फेज, मतलब क्या है? ये बीच का फेज है जहाँ पे बीच का फंक्शन होता है, मेन फंक्शन जैसे स्टार्ट होता है कि भी सेल डिवीजन, तो न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, तो सबसे मेन जो पार्ट होता है मिडवे फेज, वो मेटाफेज होता है। तो मेटाफेज कहता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और जो न्यूक्लियोलस होते हैं वो प्रोफेज में क्या हो रहे थे? डिसअपियर हो रहे थे पर हुए नहीं थे। और मेटाफेज में क्या होता है? मेटाफेज में क्या होगा? वो कम्प्लीटली डिसअपियर हो जाएंगे, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस डिसअपियर्स कम्प्लीटली, वो कम्प्लीटली क्या हो जाएंगे? डिसअपियर। अब जो सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं, जो हम लोग का सिस्टर क्रोमेटिड्स बना था प्रोफेज में, वो सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या करेंगे? अरेंज हो गए पैरेलल में। पैरेलल में मतलब ऐसे, तो पैरेलली वो अरेंज हो गए और इक्वेटोरियल प्लेन में पहुंच जाएंगे। मतलब इक्वेटोरियल मतलब क्या है? वो सेल के बीचों बीच में पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब वो पहुंच गए बीचों बीच में, पर उसका बीचों बीच लाने का काम किसने किया? तो इसमें एक फाइबर आता है, एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पिंडल फाइबर, जो प्रोफेज में बनना स्टार्ट हुआ था यहाँ बन चुका है, ठीक है। तो स्पिंडल फाइबर्स अब फॉर्म अब कहाँ बना था? सेंट्रोमियर से सेंट्रोमियर था, सेंट्रियोल्स तक, ठीक है। मतलब वो क्रोमोसोम को डायरेक्ट छू नहीं सकता, वो क्या करता है? सेंट्रोमियर को अटैच करता है, सेंट्रोमियर से अटैच होकर सेंट्रियोल तक जाता है और वहाँ से लटक के पेंडुलम की तरह वो क्रोमोसोम को, क्रोमेटिड्स को क्या करता है? बीच में लाता है, इक्वेटोरियल प्लेन में लाता है, और कैसे? पैरेलल में, ठीक है। तो मेटाफेज में क्या होता है? बेसिकली जो भी क्रोमेटिड्स है, सिस्टर क्रोमेटिड्स, वो क्या करते हैं? इक्वेटोरियल प्लेन में पैरेलली आ जाते हैं, किसकी मदद से? स्पिंडल फाइबर की मदद से। और इसमें बेसिकली क्या होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो रहा है, न्यूक्लियस डिसअपियर हो रहा है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा है कि जो क्रोमेटिड्स हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स, वो क्या हो रहा है? पैरेलली इक्वेटोरियल प्लेन में अरेंज हो रहे हैं, ठीक है। थर्ड क्या हो रहा है कि स्पिंडल फॉर्मेशन हो रहा है, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन कहाँ पे? सेंट्रोमियर से सेंट्रियोल तक, ठीक है। अब चौथा पॉइंट क्या है इसमें? कुछ नहीं, हाँ। अब आता है एनाफेज में, ठीक है। एनाफेज क्या है? एक तरह से ये एंड की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो अभी एंड की तरफ क्या है कि मेनली एनाफेज में क्या होता है? जो भी सेंट्रो क्रोमोसोम है अलग होते हैं और अपोजिट पोल की तरफ जाते हैं, तो डायरेक्टली तो नहीं जाएंगे ना, तो सेंट्रोमियर के थ्रू जाएंगे, क्योंकि क्रोमोसोम क्या होते हैं? सेंट्रोमियर से अटैच होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? सेंट्रोमियर के जरिए अलग होते हैं, स्प्लिट होते हैं। अभी कैसे थे?
क्रोमैटिड्स कैसे थे, ऐसे, ठीक है। तो ये क्या हो गए, बीच में से डिवाइड हो गया और कहाँ चलेगा, ऐसे हो गया, ठीक है। ऐसे अलग हो गए, सेंट्रोमियर से अलग होके अपोजिट पोल की तरफ चले गए, ठीक है। अब ये अपोजिट पोल की तरफ जाने में कौन मदद करता है, स्पिंडल फाइबर्स, जाहिर सी बात है वो खींच रहा है धागे की तरह, ठीक है। तो वो खींच के कहाँ लेके जा रहा है, अपोजिट पोल की तरफ, मतलब दोनों सेंट्रियोल जो है, जो अपोजिट पोल पे है उसकी तरफ खींचे जा रहे हैं, समझ रहे हो कि वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ खींचे जा रहे हैं, ठीक है। अब जो सेपरेटेड क्रोमैटिड्स होते हैं, जो भी हर एक सेपरेटेड क्रोमैटिड्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डॉटर क्रोमोसोम। अभी हमने देखे थे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज। अब हम देखेंगे द लास्ट, दैट इज टेलोफेज। अब टेलोफेज को हम लोग बोलते हैं रीअपीयरिंग फेज। अभी देखा ना पिक्चर का जब एंडिंग होता है, जो खुशहाल माहौल होता है, वैसा टेलोफेज बोलते हैं। टेलोफेज में क्या होता है, सब कुछ वापस आ जाता है। मतलब अभी जो क्रोमोसोम थे जो विजिबल थे वो फिर क्या हो गए, डिकंडेंस हो गया, मतलब फिर से वो बारीक बारीक थिन थ्रेड लाइक बन जाएंगे और क्या बन जाएंगे, इनविजिबल, ठीक है। फिर से वो अपने आंखों में नहीं दिखेंगे, वो इनविजिबल हो जाएंगे। अब जो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है कैसे, मतलब जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और जो न्यूक्लियोलस थे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस जो थे वो डिसअपियर हो गए थे, वो यहाँ पर रीअपियर हो जाएंगे। मतलब अभी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थे और जो न्यूक्लियोलस थे वो फॉर्म हो जाएंगे, तो मतलब क्या हुआ, न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अब जो स्पिंडल फाइबर थे वो डिसअपियर हो जाएंगे। अब जैसे पिक्चर में होता है कि विलन मर जाता है तभी तो एंडिंग होता है, वैसा अभी पिक्चर में विलन का काम खत्म हो जाता है तो वो मर जाता है, वैसे ही स्पिंडल फाइबर का यहाँ काम खत्म हो गया। यहाँ पे इसको क्या करना था, क्रोमोसोम को अपोजिट लेकर जाना था, उसका काम हो गया। अब वो क्या होगा, गायब हो जाएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या होता है, स्पिंडल फाइबर जो होता है वो डिसअपियर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे टेलोफेज का काम खत्म हो जाता है, ओके। अब बताएं साइटोकाइनेसिस, मतलब अब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है और फॉर्म करता है 2 सेल, जो कि हम लोग बोलते हैं डॉटर सेल्स, क्योंकि अब 2 पे डिवाइड हो गया और 2 डॉटर सेल बन गया। अब साइटोकाइनेसिस में एक टर्म है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि डिवीजन कैसे होगा। तो एनिमल सेल में जो साइटोकाइनेसिस होता है वो होता है सेल फ्यूरो मेथड में। मतलब जो साइटोकाइनेसिस होगा तो सेल मेम्ब्रेन डिवाइड होगा, जो सेल मेम्ब्रेन डिवाइड होगा वो सेल फरो मेथड से होगा, मतलब ऐसे डिवाइड होगा, खींच रहा कोई, ठीक है। और प्लांट में थोड़ा अलग होगा, प्लांट में होता है सेल प्लेट मेथड से, मतलब सेल प्लेट के मेथड से वो डिवाइड होगा, ठीक है। प्लांट के पास सेल मेम्ब्रेन के बजाय सेल क्या होता है, सेल प्लेट होता है, ठीक है। और सेल प्लेट डिवीजन के थ्रू होता है प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस, ठीक है। अब यहाँ माइटोसिस खत्म हो गया। अब यहाँ पे सिग्निफिकेंस कोई पूछता है क्वेश्चन में कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, तो हमें क्या बोलेगा है कि सिंपल, इट इज़ यूज टू हील वुंड्स। मतलब माइटोसिस जख्म भरने के लिए काम आता है, क्योंकि अगर जख्म है तो उसको भरने के लिए नया सेल का फॉर्मेशन होगा, और नया सेल किससे बनेगा, सोमैटिक सेल से, और सोमैटिक सेल का फॉर्मेशन कौन करता है, माइटोसिस, ठीक है। तो ये वुंड हील करने में आता है, या बॉडी का ऑर्गन नया बनाने में आता है, हेल्प करता है, या फिर ग्रोथ में हेल्प करता है। क्योंकि आप लोग समझो, जब बच्चा ग्रो होता है, बड़ा होता है, तो सेल ग्रो होना चाहिए, और सेल किससे ग्रो होगा, माइटोसिस के मदद से। तो ऐसे सिग्निफिकेंस होते हैं माइटोसिस के। माइटोसिस में क्या होता है, सिंपली एक सेल से 2 डिप्लॉयड सेल बनते हैं। उसमें क्या क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस होता है। और कैरियोकाइनेसिस में क्या क्या होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। तो ये सब बेसिकली ये सब क्या करते हैं, क्रोमैटिड्स को अपोजिट पोल पे लेके जाने का काम करते हैं, ठीक है। फिर साइटोकाइनेसिस होता है। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। फिर सेल मेम्ब्रेन का डिवीजन होता है, किसके मदद से, एनिमल में सेल फरो मेथड से, और प्लांट में सेल प्लेट मेथड से, ठीक है। उसका सिग्निफिकेंस मालूम पड़ गया कि जख्म भरने का काम आता है, सेल ग्रोथ में काम आता है, एक्सेट्रा, ठीक है। ये हो गया माइटोसिस।
अभी हम लोग प्रीवियसली पढ़े थे माइटोसिस के बारे में, अब हम पढ़ेंगे मियोसिस के बारे में। तो माइटोसिस होता है सोमैटिक सेल में, अब मियोसिस कहाँ होता है? जर्म सेल में। अब जर्म सेल में अगर हो रहा है तो कुछ ना कुछ डिफेक्ट तो होगा ही मियोसिस। तो मियोसिस में बेसिकली दो चीज़ होते हैं, एक होता है कैरियोकाइनेसिस 1, साइटोकाइनेसिस 1, दूसरा होता है कैरियोकाइनेसिस 2 और साइटोकाइनेसिस 2। ठीक है, अब जो कैरियोकाइनेसिस 1 होता है ना, वो माइटोसिस की तरह नहीं होता है, थोड़ा डिफरेंट होता है, क्योंकि इसमें रिकॉम्बिनेशन होता है, मतलब क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर मतलब कैसा होता है, जो क्रोमोसोम सिमिलर होते हैं, तो माइटोसिस में क्या होता है, सिंपली वो डिवाइड होता है और सिस्टर क्रोमैटिड्स चिपक के बन जाते हैं। पर यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे कैसा होता है, ये लोग चिपकेंगे, दोनों जॉइंट हो गए और क्रॉसिंग ओवर करके, मतलब इसका हाथ उसके हाथ में, इसका पैर उसके पैर में, ऐसा। तो जो सिस्टर क्रोमैटिड्स बनते 4 बन के, उसमें से एक इसका रहेगा, समझो ये दोनों रेड है और 2 पिंक है, तो पिंक वाला एक उस तरफ चला जाएगा और ब्लू वाला इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा होता है। तो ये क्रॉसिंग ओवर किस में होते हैं? कैरियोकाइनेसिस 1 में, मतलब प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टेलोफेज 1 में। ठीक है, अब इससे क्या बनेगा, 2 हैप्लॉइड सेल, क्योंकि हैप्लॉइड इसलिए हो रहा है क्योंकि अब मियोसिस है, मियोसिस में डिप्लॉइड सेल नहीं बनता है। ठीक है, अब 2 बन गए, 2 रह गए, तो 2 बाद में किससे बनेंगे? कैरियोकाइनेसिस 2 की मदद से। तो अब कैरियोकाइनेसिस 2 कैसा होता है? माइटोसिस से सिमिलर होता है, सेम टू सेम होता है। उसमें सेल डिवाइड होगा, स्पेंडल फाइबर बनेंगे, फिर वो अपोजिट पोल की तरफ जाएंगे, सेल डिवाइड होगा, फिर साइटोकाइनेसिस की मदद से सेल पूरा अलग हो जाएगा, तो सिमिलर हो जाएगा, एकदम सिमिलर। तो उससे फिर क्या बनेगा? 2 हैप्लॉइड सेल, और दोनों मिला के कितना होता है? 4 हैप्लॉइड सेल। तो इसी वजह से मियोसिस में 4 हैप्लॉइड सेल बनते हैं, और ये 4 हैप्लॉइड सेल किस लिए काम आते हैं? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में, मतलब स्पर्म प्रोडक्शन के लिए स्पर्म फॉर्म करते हैं और ओवम फॉर्म करते हैं, मतलब एग फॉर्म करते हैं, तो ये इसके लिए काम आता है। और दूसरा स्पर्म फॉर्मेशन के लिए काम आता है। प्लांट्स में स्पर्म तो होता नहीं है, जाहिर सी बात है, तो प्लांट्स में स्पर्म फॉर्मेशन के काम आता है। ठीक है, अब ये हो गया, अब मियोसिस और माइटोसिस तो हो गया, और ये चैप्टर इसी वजह से ख़त्म हो जाता है। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।